हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरो भाग 1 का नेक्स्ट चैप्टर है, यानी 6th चैप्टर, स्पीति में बारिश। स्पीति एक जगह का नाम है, वहाँ की बारिश का वर्णन किया गया है, वहाँ के वातावरण का वर्णन किया गया है और वहाँ की ऋतुओं का इस चैप्टर में लेखक ने वर्णन किया है। तो स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है जिसके राइटर हैं कृष्णनाथ। तो कृष्णनाथ इस यात्रा का वर्णन करते हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए इसका पाठ का सारांश देखते हैं। स्पीति में बारिश पाठ में स्पीति घाटी के मनोरम यात्रा दृश्यों एवं परिस्थितियों का सादी सरल भाषा में चित्र आकर्षक वर्णन किया गया है। चित्र आकर्षक यानी वहाँ का चित्र अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। तो वहाँ के संचार के साधनों का प्रभाव देखिए। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है स्पीति। लाहौल स्पीति जिले की तहसील है स्पीति। स्पीति क्या है? एक तहसील है जो हिमालय में ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ ज़मीन पर बसा हुआ है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है। स्वायत्त यानी स्वतंत्र, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो आने वाले तक अल्प बसंत बीत जाता था। अल्प यानी आधा बसंत, थोड़ा। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। जब जोरावर ने हमला किया था तो स्पीति के लोग डरकर अपना घर छोड़कर वह उस जगह को छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूट लिया था। नेक्स्ट है विरल जनसंख्या और प्रशासन। वहाँ की जनसंख्या और प्रशासन के बारे में लेखक क्या बताता है कि स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। स्पीति में ठंडा बर्फीला स्थान होने के कारण यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, जो लाहौल से भी कम है। सन 1971 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 7196 तथा क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। और सन 1901 में यहाँ 3231 लोग थे। अब यहाँ 34000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12210 वर्ग किलोमीटर है। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है? 12210 वर्ग किलोमीटर। ये पूछने वाला क्वेश्चन है भाई। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने सन 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सकें, ताकि यहाँ से उनका आना जाना हो उसकी और अपना व्यापार कर सकें। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नौनो द्वारा चलाया गया था। तो स्थानीय राजा कौन थे? नौनो थे भाई। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नौनो काम करता था और स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। नेक्स्ट है सन 1873 में मिला था विशेष दर्जा। तो स्पीति को दर्जा कब दिया गया था? विशेष दर्जा सन 1873 में दिया गया था। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया था। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के क्योंकि वो जगह बिल्कुल अलग है। यहाँ के नौनों को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का
फैसला करने का अधिकार दिया गया था। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। छोटे मोटे काम तो नौनो सुलझा देता था और ऊपर के काम कमिश्नर संभालता था भाई। सन 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा सन 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। फिर वहाँ का पर्यावरण कैसा है? ठंडा बर्फीला जगह होने के कारण यहाँ का पर्यावरण भी कठोर है भाई, कठिन है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। इनकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। मुख्य घाटी कौन सी है? स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है। स्पीति नदी कहाँ से आती है? तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वह कहाँ, कौन से ज़िले से बहती हुई कौन सी नदी में मिल जाती है स्पीति नदी? तो किन्नौर ज़िले से बहती हुई सतलुज नदी में मिल जाती है। लेखक पारा नदी, पीन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। बीहड़ यानी सुनसान और पेड़ पौधों से भरा हुआ है, जंगल जैसा है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं? स्पीति के बारे में बताने का यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं कि यह क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, अन्य दुनिया से, क्योंकि यहाँ ठंड अधिक होती है तो इधर उधर इनका आना जाना भी बहुत कम होता है। वे सिर्फ एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोज़गार भी नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा ठंड होने के कारण घरों को गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती है और वहाँ के लोग बेरोज़गार हैं। फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। यह तर्क से परे ही चीज़ है, क्योंकि वो वहाँ के आदी हो गए हैं कि वहीं जन्मे हैं और वहीं पर अपना गुजारा करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य और नंगे हैं। नंगे हैं यानी वहाँ पहाड़ों पर पेड़ पौधे भी कम हैं या है ही नहीं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, बर्फ़ भी बहुत अधिक पड़ती है। ठिठुरन है और वेथ्या है। वेथ है यानी पीड़ा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलवा है। लाहुल समुद्र की तरफ से 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। 2 चोटियां हैं 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लच्छा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो और बौद्धों का बीज मंत्र ओ मणि पद में हो। तो बौद्धों का बीज मंत्र कौन सा था? ओ मणि पद में। नीक वातावरण, वहाँ का वातावरण कैसा है भाई? उत्तर दिशा की ओर से जो पर्वत श्रेणियाँ स्पीति की ओर घेरे हुई हैं उनकी ऊंचाई 16,221 फीट से है। यह पर्वत श्रेणी की 2 चोटियाँ तो 21,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। इन्हें 12 लाचा श्रेणियाँ कहते हैं। जो 21,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाली चोटियाँ हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? 12 लाचा श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। लेखक ऊंचाइयों के आंकड़ों से अधिक वहाँ की नीरवता को लेकर चिंतित है। वहाँ की ऊंचाइयों के आंकड़ों से अधिक वहाँ की नीरवता को लेकर चिंतित है। यह नवयुवकों की इस घाटी में पर्यटन के लिए आमंत्रित करता है, कि वहाँ के लोगों को, नवयुवकों को उस घाटी को देखने के लिए आमंत्रित करता है कि वे भी आकर यहाँ की ऊंचाइयों को न केवल नापें वरना अपने जोश और खरोश, आमोद प्रमोद, क्रीड़ा और कौतुक से इन घाटियों की स्थिरता व नीरवता को भान करें, जानकारी लें। भांग नहीं, भान है भाई। कुछ हलचल ला दें। यह घाटी बूढ़े लामाओं के मंत्रों उच्चारण के कारण उदास सी दिखती हैं।
यहाँ बौद्ध धर्म के लोग हैं। यदि युवक युवतियाँ यहाँ आकर मनोरंजन और मनोविनोद के पल व्यतीत कारण तो शायद यहाँ का आर्तनाद पिछले और वातावरण आनंदमय हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर पर्यटक जाएंगे तो उनका कुछ बेरोजगार लोग हो उनको कुछ रोजगार मिल जाएगा। केवल 2 ऋतुएं हैं वहाँ की। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु होता है। जून से सितंबर तक का अल्पकालिक यानी कम समय का वसंत ऋतु होता है और शेष वर्ष शीत ऋतु होती है और अधिकतर ठंड होती है। वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है। 2 ही ऋतु होती हैं, या तो वसंत ऋतु होती है या शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म और रात ठंडी होती है और शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। अगर वह देखो भाई वहाँ पर अगर जुलाई में ही रात ठंड है तो जनवरी के महीने में तो कितनी ठंड होगी, वहाँ की ठंड की कल्पना नहीं की जा सकती, कितनी अधिक ठंड होगी। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ़ पड़ती है, नदी नाले जम जाते हैं, तेज हवाएं मुंह हाथ व अन्य खुले अंगों पर सूल की तरह चुभती हैं, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ठंडी और पैनी होती है जो कांटों की तरह चुभती है। नेक्स्ट है मानसून का न पहुँचना। मानसून का न पहुँचना, वहाँ मानसून भी बहुत कम पहुँचती है, बारिश भी बहुत कम होती है। यह मानसून की पहुँच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है वरना होती नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उनका वर्षा का वर्णन लाहुल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियाँ तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने भी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी ठंडी व वेंध्या रहती है। नेक्स्ट है वर्ष में एक फसल, और वो फसल भी अधिक नहीं ले पाते क्योंकि वहाँ अधिकतर बर्फ़ जमी रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है जिसमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते यहाँ पानी पहुँचाया जाए। अगर वहाँ पर पानी पहुँच सके तो वहाँ एक फसल ली जा सकती है। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है, सुनसान है। स्पीति में बारिश का सुखद अनुभव, वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है कि वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, यानी खिड़की की आवाज़ कर रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुँह व हाथ को छीनने सा लगा। बहुत तेज पैनी हवा लगी। उसने पल्ला बंद कर लिया और आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ़ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। तो ये था तुम्हारा स्पीति में बारिश का वर्णन, जो लेखक ने कृष्णनाथ ने अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। तो यहाँ हर चीज़ का अभाव है। ऋतु भी 2 ही हैं, ठंड अधिक पड़ती है, अपने घरों को गर्म करने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है और एक ही फसल पैदा कर पाते हैं। लोग यहाँ बेरोजगार हैं, अकेली सुनसान जगह है। बर्फ़ अधिक पड़ने के कारण वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं हैं। तो इस प्रकार स्पीति के लोगों का जीना दूभर है।
बहुत कठिन है। तो चलिए इसका कृष्णनाथ का जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय। कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सन 1934 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कब हुआ था? सन 1934 में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया था। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े रहे। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्ष तक रहे। इन्होंने अंग्रेजी की मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कृष्णनाथ को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, बौद्ध निबंधावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया। इनकी साहित्यिक परिचय। कृष्णनाथ उच्च कोटि के रचनाकार थे। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की तथा बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना व खंगालना शुरू किया। इन्होंने अपनी इस यात्रा को शब्दों में बांधा। वे वहाँ की विशेष मूर्तियों को भी उघाड़ते हैं और पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी एक विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो। इनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। जो लोग इन स्थलों की यात्रा कर चुके होते हैं वे कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अपनी यात्रा को पूरा मानेंगे, क्योंकि ये अपनी यात्रा वृत्तांत में हर चीज़ का डिटेल से वर्णन करते हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर से कुछ संबंधित कठिन शब्द हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। काफ़ी बार शब्दार्थ भी पूछ लिया जाता है। ऐल अंधे जिसे लांघन न जा सके, पार न किया जा सके, वो ऐल अंधे कहलाता है। स्वायत्त स्वतंत्र, तर्क न करने योग्य। आर्तनाद दर्द भरी ऊंची आवाज़, आर्त दुखी, स्वर में दुख का ज्ञापन या सहायता की पुकार, आर्तनाद। पीर पंचाल एक पर्वत श्रृंखला का नाम है भाई, पीर पंचाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पीर पंचाल क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। महातशे महान गौरव। कुवत का अर्थ होता है बल या शक्ति। षड ऋतुएं 6 ऋतुएं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। तुषार हिम और बर्फ। दुंगछेन एक तरह का वाद्य यंत्र होता है जो महाशंख जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है, दोंगचेंद किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोंगचेंद क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो महाशंख जिसे फूंक मार करके बजाया जाता है। तो ये था स्पीति की बारिश, उसका लेखक परिचय और वर्ड मीनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।